हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है फिजिक्स विजडम एकेडमी में। आज हम जो है जेई मेंस 2023 के जो क्वेश्चन पेपर हुआ था अप्रैल में, उसके कुछ क्वेश्चन जो है सोल्व करने वाले हैं और आपको आइडिया लग जाएगा कि आईआईटी जेई का जो एग्जाम होता है मेंस का, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ई में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं और जो 20 के 20 आपके एमसीक्यू होते हैं, और सेक्शन बी में जो है आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और ये आपके जो है सब्जेक्टिव बेस होते हैं, यानी कि आपको सब्जेक्टिव तो नहीं कह सकते, अब न्यूमेरिकल बेस ज्यादा होता है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, इसमें आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है, इसमें कोई भी आपको आंसर नहीं दे रखा होता है। ठीक है, 3 घंटे का ये पेपर होता है और 3 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अप्रैल पहला क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज गिवन एज k, 2k एंड 4k रिस्पेक्टिवली। देन then which of the following gives the correct order of the de Broglie wavelength of electron, proton and alpha particle? हमें जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है। ठीक है, हमें क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है, अगर हम देखें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की हमको गिवन है k, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन 2k एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4k। ठीक है, इस तरह से आपको जो है काइनेटिक एनर्जी गिवन है। वी नो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय h बाय p, वेयर h इज द प्लैंक कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम। सो अगर मैं p को इस तरह भी लिख सकता हूं 2mk, वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी। यहां पर जो ये k है, ये काइनेटिक एनर्जी वाला k है। ओके, और m जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल है जो हम यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, तो उसका मास जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहां पर अब जो है हम ये तो s तो आपका कांस्टेंट हो गया। सो जो वेवलेंथ है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √mk की। ठीक है, m इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट है और ऑब्वियसली मास भी जो होता है वो डिफरेंट होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ले लेते हैं me और प्रोटॉन का मास हम mp ले लेते हैं। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मास ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ द प्रोटॉन। सो अगर वैल्यू हम पुट करें, पहले हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये हो जाएगा आपका MEK, प्रोटॉन के लिए हो जाएगा ये √MP2K विच इज इक्वल टू √2mPK, और अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा आपका √4mP एंड ये हो जाएगा आपका देन 4k विच इज इक्वल टू 16mPK। सो सबसे ज्यादा जो वैल्यू है यहां पर नीचे वाली जो है वो ये वाली है √16mPK। तो इसके लिए जो वेवलेंथ है आपकी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा इसकी होगी प्रोटॉन की, और सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। तो अगर हम एक ऑर्डर बनाएं तो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज्यादा, फिर उससे कम जो है आपकी प्रोटॉन की, और सबसे कम आपकी आएगी अल्फा पार्टिकल की। तो ये आपका ऑर्डर बनेगा और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ ए टावर यूज फॉर LOS यानी कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन is increased by 21%, the percentage change in range is actually ये जो क्वेश्चन है ये उस चैप्टर का पार्ट है जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। बट क्योंकि आईआईटी जेई का जो सिलेबस है वो अभी चेंज नहीं किया गया है, शायद हो सकता है कि इस साल से जो है वो सिलेबस चेंज हो जाए, तो आगे इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से।
और क्योंकि नई बुक्स जो हमारी आई है उनमें भी ये जो चैप्टर है ये मेंशन नहीं है, बट इसको मैं करवाता हूं। इसमें आपको दे रखा है कि हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की हाइट है उसको हम 21% इंक्रीज कर रहे हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए। तो कितना परसेंटेज जो है रेंज में चेंज होगा? तो जो रेंज होती है आर, वो होती है √2RH। ठीक है, रेंज जो हम ले रहे हैं, मैं इस तरह रेंज ही लिख देता हूं। ठीक है, आर जो है हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ है और एच जो है हाइट ऑफ द एंटीना है। सो यहां पर जो है ये ओरिजिनल आ गई आपकी। अब इंक्रीज कितना गया है? 21% का इंक्रीज किया गया है। तो जो न्यू रेंज होगी, न्यू रेंज, ये रेंज हमारी आएगी 2R, ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं H प्लस 21% ऑफ H। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा 2R, यहां पर ही आ जाएगा H प्लस 21 H डिवाइड बाय 100। तो सोल्व करने पर ये हो जाएगा 2R 121 डिवाइड बाय 100H। ये बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 11/10 √2RH। और ये आपकी ओरिजिनल है, ठीक है, और ये 1.1 √2RH आ जाएगा। पर हमें क्या निकालना है? हमें परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन रेंज, चेंज इन रेंज, तो ये आपका हो जाएगा 1.1 √2RH माइनस √2RH डिवाइड बाय √2RH इंटू 100। तो ये हो गया 1.1 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 100। सो 0.1 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10%। सो जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पिक द करेक्ट ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल V एट डिस्टेंस R फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस R। एक स्फेरिकल शेल है और उसकी स्फेरिकल शेल पर जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको 3 ग्राफ दे रखे हैं। तो ये देखा जाता है कि फॉर स्फेरिकल शेल, फॉर चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, यानी कि ये आपका R हो गया। तो जब हम स्फेरिकल शेल की बात करते हैं तो पोटेंशियल जो होता है इसकी सरफेस पर जितना होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा, ठीक है। और ये होता है आपका V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ठीक है। यहां से इसके सेंटर से लेकर इसकी सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और उसके बाद वो 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है R के। तो जो ग्राफ आपका बनेगा, क्योंकि अंदर कांस्टेंट है तो लेट अस सपोज वो कांस्टेंट हम ये ले लेते हैं और ये जो पॉइंट है ये R इक्वल टू कैपिटल R, y एक्सिस पर आपका पोटेंशियल है और यहां पर आपका डिस्टेंस R है। तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से डिक्रीज होता है। यहां पर जो है ये 1/R के इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/R के प्रोपोर्शन हो जाता है और यहां पर जो भी है आपका वो कांस्टेंट बना रहेगा और उतना ही रहेगा जितना सरफेस पर होगा। सो जो इसका आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट है। ग्राफिकल क्वेश्चन हर बार आते तो आपको जो है इन पर फोकस करने की जरूरत है। 11th में हो या जब हम ग्रेविटेशन वाले में भी देखते हैं, इसमें भी देखते हैं और आगे मैग्नेटिक फील्ड वाले में भी देखते हैं कि वहां पर ग्राफ के जो क्वेश्चन है हमारे हर बार आ ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द ऑक्सीलेशन exhibited by spring block system on smooth surface along the spring, the time period is equal to आपको एक सिस्टम दे रखा है जिसमें 2 स्प्रिंग है, उनका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको K1 एंड K2 दे रखा है।
ये मास करेक्टेड है यहां पे आपका K1 K2 और ये M, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अब ये जो स्प्रिंग है ये बेसिकली यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। वी नो दैट ओमेगा जो होता है हमारा वो होता है अंडर रूट के बाय एम, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय टी, और ये हो जाएगा अंडर रूट के बाय एम। तो यहां से टी की वैल्यू निकलेगी 2 पाई अंडर रूट के बाय एम, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर एम बाय के, ठीक है, ये भी रिवर्स हो जाएगा। सो एम बाय के आ गया एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, एम इज द मास। तो टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि ये जो है हमारे आप ये बिल्कुल सेम एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है, तो आप उसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पर जो के इक्विवेलेंट होगा आपका वो होगा K1 प्लस K2, और आंसर जो आ जाएगा आपका वो होगा 2 पाई एम K1 प्लस K2। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल करंट कैरिंग कॉइल्स विद सेम सेंटर आर प्लेस्ड with their planes perpendicular to each other as shown in figure. If I is equal to under root 2 ampere and radius of coils is r equal to 1 meter, then magnetic field at center C is equal to, फर्स्ट आपको दे रखा है मी नोट, सेकेंड मी नोट बाई 2, थर्ड 2 मी नोट एंड फोर्थ देखा रूट 2 मी नोट। तो इन क्वेश्चन में जो है आपको 2 सर्कुलर कॉइल दे रखी है और दोनों जो है आइडेंटिकल है, इसका मतलब दोनों की रेडियस सेम है। करंट की डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि यहां पर जो कॉइल्स है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और उनके सेंटर एक जगह है। तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हमेशा आपके 45 डिग्री पर होगी। एंगल आप याद रखना 45 डिग्री होगी। एंगल पूछा नहीं गया हमसे, मैग्नीट्यूड भी पूछा गया। दूसरी चीज, अब ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। एक की मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी जिसको हम B1 ले लेते हैं, और एक की मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी जिसको हम B2 ले लेते हैं। और यहां पर इस सिचुएशन में आपका B1 जो है वो इक्वल है B2 के, तो इसको मैं ले लेता हूं B या B नॉट ले लेता हूं, ठीक है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम हमें करना पड़ेगा। तो यहां पर B जो है वो हो जाएगा अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा देन 2B1 स्क्वायर, और ये हो गया देन रूट 2B1। अब B1 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए एट इट्स सेंटर इज गिवन बाय अंडर रूट 2 म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2R। अब यहां पर जो है I आपको दे रखा है रूट 2 एम्पियर, R आपको दे रखा है 1 मीटर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी हो जाएगी रूट 2 म्यू नॉट रूट 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1। सो रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2, इससे ये वाला कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका म्यू नॉट। सो जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं जिसमें आपको जो है आइडेंटिकल कॉइल दे दी जाती है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल केस था जब करंट की वैल्यू आपकी जो है सेम रहेगी, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि करंट जो है वो आपका सेम नहीं रहता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपके ये इक्वल नहीं हो सकते, तो आपको प्रॉपरली जो है सोल्व करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास m and radius r and density rho is dropped in a liquid of density rho naught. After moving for some time, the speed of the ball becomes constant equal to v naught. The coefficient of viscosity of liquid is, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग। अच्छा, ये जो है केस आपका टर्मिनल वेलोसिटी का है। एक बॉल है जिसका मास m है और इसकी रेडियस r है और उसकी डेंसिटी रो है। तो
वो एक लिक्विड में जो है ड्रॉप हो रही है जिसकी डेंसिटी रो नॉट है। आफ्टर मूविंग सम टाइम, कुछ टाइम के बाद उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट बन जाती है और यही स्पीड जो है वो आपकी क्या कहलाती है, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई बॉल एक विस्कस मीडियम में ड्रॉप होती है तो नीचे वो जो है mg फोर्स की वजह से जाती है। ऊपर हमारे दो फोर्स लगते हैं, एक होता है हमारा बॉयंट फोर्स और एक होता है हमारा, एक कौन सा होता है, एक होता है हमारा विस्कस फोर्स। यही यही एक्स्ट्रा फोर्स होता है जो इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट बनाता है। ये हमारा होता है 6 पाई एटा आर वी। ठीक है। तो यहां पर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है ये वाला फोर्स इनिशियली जीरो होता है, ये बढ़ने लगता है तो आपका इनिशियली डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, अपवर्ड फोर्स कम है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ऊपर वाला फोर्स भी बढ़ने लगेगा। ये फोर्स तो कांस्टेंट है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो डाउनवर्ड वाला फोर्स है वो अपवर्ड वाले फोर्स ये इक्वल हो जाएगा, तो उस केस में नेट फोर्स बॉडी पर जीरो हो जाएगा। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो मींस देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो यहां पर वो जो है ऑब्जेक्ट आपका एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। सो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2r² डिवाइड बाय 9 एटा रो माइनस रो नॉट इंटू जी, ये होता है। अब ये जो फॉर्मूला है डेंसिटी की टर्म्स में यहां पे दे रखा है तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत सिंपल है। मैं बताता हूं आपको क्या करना है। डेंसिटी जो होती है वो होती है आपकी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और यहां पर इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। और यहां से जो है आप रो को कॉमन ले लो तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस रो नॉट माइनस रो। ठीक है। ज्यादातर में यही आ रहा है, यही कॉमन लेना है। माइनस का साइन आएगा तो ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट या फिर फोर्थ, यही दोनों, इन्हीं दोनों में से कोई ठीक होगा। सो ये आ गया। अब इसके बाद हम जो है रो की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2r² इंटू एम, नीचे आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 9 थीटा, और ये हो गया 1 माइनस रो नॉट रो। ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसल 2 आ गया, यहां से ये कैंसल 3 आ गया, पावर से पावर कैंसल, तो ऊपर जो रह गया आपका वो रह गया m, ये वाला जो g है वो आ जाएगा g डिवाइड बाय यहां पर 2 इंटू 3 6 पाई आर ईटा। ठीक है। और ये हो गया 1 माइनस रो बाय रो। ठीक है, रो नॉट बाय रो। और इसको अगर मैं विस्कोसिटी इसको इधर ले जाऊं और टर्मिनल वेलोसिटी को इधर, तो ये हो जाएगा आपका mg डिवाइड बाय 6 पाई r, और यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी को v नोट से शो कर रखा है तो मैं v नोट ले लेता हूं, और ये हो गया 1 माइनस रो नोट बाय रो। सो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, हमारा जो है ऑप्शन फर्स्ट जो है वो इससे मैच कर रहा है। तो इस तरह से आपको जो है इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद है तो सब कुछ आप कर सकते हो, बट अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आप आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके। इसके बाद असर्शन रीजन के भी दो क्वेश्चन आ रखे थे। पहला था इसमें अर्थ हैज एटमॉस्फेयर एंड मून डजंट। अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर होता है, मून का अपना नहीं होता। एस्केप स्पीड ऑन मून इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, क्योंकि रीजन दे रखा है कि एस्केप स्पीड जो होती है मून की वो कम होती है लेस देन अर्थ के कंपैरिजन में। तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए जब हम एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं और जब हम एटमॉस्फेयर से रिलेट करते हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं उनकी स्पीड लगभग 2.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और उनकी स्पीड इतनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, तो वो इस स्पीड से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो उसको बाहर निकलने नहीं देती। ठीक है। क्योंकि अगर उसे अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलना है या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोले तो ज्यादा अच्छा है, ग्रेविटेशनल फील्ड से अगर बाहर निकलना है तो उसकी स्पीड
कम से कम 11.2 होनी ही चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब मून के केस में क्या होता है, मून की जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो अराउंड 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और जो मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं उनकी 2.6 या 7 8 के अराउंड होती है, यानी इससे ज्यादा होती है। तो जब मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्म होते हैं जिनकी वेलोसिटी जो होती है वो इससे ज्यादा होती है, तो वो जो है वो अर्थ मून के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं। इसलिए मून पर कभी एटमॉस्फेयर बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर तभी बनेगा जब मॉलिक्यूल्स आपके कन्फाइंड हो गए, यानी एक जगह सिचुएटेड हो गए, एक जगह उनको रोक कर रखा जाएगा। बट वहां पर मून के पास कोई पावर है ही नहीं उसको रोक के रखने की, ठीक है ना। तो इसलिए वो बाहर निकल जाते हैं और मून के अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट है, ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज of a horizontal projectile is maximum when angle of projection is theta equal to 45 डिग्री। असेशन दे रखा है, रीजन है रेंज इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। अब असेशन में बता रखा है कि जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है, हम उसकी जो रेंज होती है, रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, वो मैक्सिमम तब होगी जब थीटा 45 डिग्री होगा। बिल्कुल ठीक है, और 45 डिग्री होगा तो उस केस में क्या होगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो इसका भी जो आंसर है वो 1 ही है। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रखा था थर्मोडायनेमिक्स से, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए गैस इन ए सिस्टम इज इक्वल टू 1000 जूल। The system in return does 200 joule of work on surrounding. Find change in internal energy of gas. और फर्स्ट आपको दे रखा है 800 जूल, सेकंड 1200 जूल, थर्ड 1000 जूल, एंड फोर्थ दे रखा है 1100 जूल। सो एक्चुअली में यहाँ पर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज होगा, डेल्टा Q is equal to delta U plus delta W। जितनी भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आता है कि जितनी भी एनर्जी हम किसी भी सिस्टम को देते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट तो उसका यूज होता है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड सेकंड पार्ट यूज होता है वर्क डन में, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकालनी है तो ये हो जाएगा डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। ये आपको दे रखा है 1000, ये आपको दे रखा है 200, तो ये आ गया आपका 800 जूल। तो जो आंसर है वो है 800 जूल। आई थिंक ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए प्लैनेट रो मास डेंसिटी इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ व्हाइल मास ऑफ planet is twice than that of earth. Ratio of weight of a body on surface of planet to that on the earth is equal to। आपको डेंसिटी दे रखी है कि उस प्लैनेट की मास डेंसिटी जो है वो सेम है। तो मास डेंसिटी रो की जब हम बात करते हैं तो ये होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो उसका जो अपना मास है वो प्लैनेट का mp से हम शो कर लेते हैं, और उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई rp क्यूब, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब मास जो है वो ट्वाइस है, मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ, ये भी हमें दे रखा है। तो हमें रेशो बनाना, रेशो निकालना वेट का। अब वेट का रेशो, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही है, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, जीपी डिवाइड बाय जीई, ये रेशो निकाल लो, क्योंकि m बाय m तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका आएगा वो कैपिटल G mp डिवाइड बाय आर पी स्क्वायर डिवाइड बाय G me डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा देन mp इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय me इंटू आर पी स्क्वायर। अब ये जो आर ई है और आर पी है इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इसकी वैल्यू हम यहां से निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां से निकालेंगे
तो ये हो जाएगा आपका देन आर पी क्यू इज इक्वल टू एम पी डिवाइड बाय 4/3 पाई रो, और ये जब इधर जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1/3। ठीक है, कितना बन जाएगा 1/3। अब इस वैल्यू को आपको यहां पे पुट करना है आर, इसी तरह आपका जो है आर ई भी हो जाएगा एम ई डिवाइड बाय 4/3 पाई रो 1/3। ठीक है, अब वैल्यू पुट, अब जो है यहां पर इसकी वैल्यू पुट करनी है बस हमें आर ई और आर पी की यहां से, तो ये हो जाएगा आपका एन पी, और यहां पर आर ई की वैल्यू आएगी एम ई डिवाइड बाय 4/3 पाई रो, और ये हो जाएगा 2/3, क्योंकि इसकी भी जो पावर है 2 है तो उसके साथ कंबाइन होकर 2/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगी। सेम इसी तरह यहां पर ही आ जाएगा एम पी डिवाइड बाय 4/3 पाई रो, और ये हो गया 2/3। ठीक है, अब जो है इसमें यहां से ये पूरा कैंसिल हो गया, यहां पे बच गया आपका एम पी, और यहां ये हो गया एम ई 2/3 एम ई, ये हो गया एम पी 2/3। अब क्या करना है, बस एम पी को ऊपर ले जाओ, एम ई को नीचे ले आओ, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा। एम पी आपका आ जाएगा 1 - 2/3, और ये आ गया आपका एम ई 1 - 2/3। ठीक है, तो देन इट विल बी इक्वल टू एम पी 1/3, और ये हो जाएगा एम ई 1/3। अब मास जो है प्रोटो इसका प्लेनेट का वो 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ, तो यहां पर ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका जो आ जाएगा आंसर वो 2⁻1/3, नीचे तो 1 ही हो गया, तो ये आपका आएगा फाइनली। और अगर हम ये देखें तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इससे मैच कर रहा है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बट आपको इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। Now come to next question. The given figure shows a long cylindrical shell having current I flowing uniformly along the wall. The graph showing the variation of magnetic field B with perpendicular distance R from the axis of the shell. NCERT में जो हम पढ़ाते हैं एम्पियर सर्किट लॉ, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करवाते हैं कि अगर हमारे पास एक वायर है तो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द वायर। ये सेम उसी तरह है, बट यहां पर जो है ये सिलेंड्रिकल जो वायर आपकी दे रखी है वो होलो है, यानी कि सिर्फ उसके सरफेस से करंट पास हो रहा है। अगर ये इस तरह से है तो इसके जो है सरफेस से करंट जो है वो पास हो रहा है, अंदर कोई करंट नहीं है। तो अगर अंदर कोई करंट है ही नहीं आपके, और कहीं भी आप जो है एक एम्पियर सर्किटल लूप बनाते हैं, और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू मी नॉट आई होता है। तो जब अंदर कोई करंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर जीरो जाएगी। तो सरफेस से लेकर यहां तक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी जीरो रहेगी, उसके बाद वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर के। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो सिर्फ जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें ही आपका जो है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो दे रखी है, और आउटसाइड जो है वो फिर 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेडियस ऑफ ऑर्बिट corresponding to the fourth excited state in lithium +2+. A0 is the radius of first orbit in H atom. तो यहां पर जो है आपको लिथियम ++ एटम दे रखा है, ठीक है। सो जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z होता है आपका 3, और यहां पर फोर्थ ऑर्बिट पूछा गया है, फोर्थ ऑर्बिट नहीं बोल सकते, एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट। सो अगर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट बोली गई है तो उसके करस्पॉन्डिंग m की वैल्यू होगी 5, ठीक है। सो जो आपकी बोर रेडियस होती है, ठीक है, रेडियस निकालने के लिए बोला है ऑर्बिट की, तो वो जो होती है वो आपकी होती है r0 n² डिवाइड बाय z, ठीक है।
एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, जेड जो है वो उसका एटॉमिक नंबर हो गया। सो ए नोट की टर्म्स में निकालना है तो ये हो जाएगा आपका आर नोट ए नोट के इक्वल हो जाएगा। ये आपका 5 का स्क्वायर देन डिवाइड बाय 3, तो ये हो गया 25 डिवाइड बाय 3 ए नोट। सो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट है। इस फॉर्मूले को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बहुत बार क्या है एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन सब में ये आ जाता है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो आर नोट एन स्क्वायर यानी कि एच एटम के लिए लेते हैं। बट बोर मॉडल जो है ऐसा नहीं था सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही वैलिड था, वो उन एटम के लिए वैलिड था जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो ये प्लस प्लस है तो इसमें जो है एक सिंगल एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लिथियम के लिए भी वैलिड है, वो हीलियम के लिए वैलिड है तब जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करे। ओके, तो इस तरह से आपको फिर इसको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ग्राफिकल है। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ ए पेंडुलम द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टी स्क्वायर कैन बी प्लॉटेड अगेंस्ट लेंथ ऑफ पेंडुलम बाय, आपको 4 ग्राफ दे रखे हैं। अब टी स्क्वायर और एल इसके बीच में ग्राफ दे रखा है, यानी कि आपका यहां पर टी स्क्वायर है और यहां पर एल है। अब देखिए टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब इसको अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी, और ये हो गया टी स्क्वायर बाय एल 4 पाई स्क्वायर बाय जी। ठीक है, तो आपका यहां पर जो है ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया पूरा कांस्टेंट। सो जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के। तो जैसा ओम्स लॉ का ग्राफ आता है सेम उसी तरह का इसका ग्राफ आएगा। सो जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे अंडरगोज रिफ्रैक्शन एट बाउंड्री ऑफ ए मीडियम सच दैट इंसिडेंट एंगल इज 45 डिग्री while रिफ्रैक्शन एंगल इज 30 डिग्री. Wavelength and frequency of incident ray are lambda 1 and nu 1 while for refracted ray are lambda 2 and nu 2. Then आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4 अलग अलग तरीके से। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी रिफ्रैक्शन होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है देन देर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता है, सिर्फ उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है तो वेवलेंथ भी उसकी चेंज होती है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 3 और 4 है वो आपके उन्हीं में से आपका कोई एक जो है करेक्ट होगा। अब यहां पर हम जो इस नेल्स लॉ का यूज करते हैं, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू एन, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई की जो वैल्यू है यहां पर 45 डिग्री दे रखी है आई थिंक, एंड जो आर की वैल्यू है वो है 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 1/√2 और ये हो गया आपका 1/2, तो ये हो गया 2/√2। तो n की जो वैल्यू आ गई वो आपकी √2 आ गई। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेलोसिटी टर्म्स में भी हम लिखते हैं, n इज इक्वल टू v1/v2। सो v2 इज इक्वल टू v1/n। अब जो हमें पता है कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट एंड द वेवलेंथ, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। सो यहां पर आपका ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो यहां पर ये हो जाएगा लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 डिवाइड बाय n। सो जो आपका इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन n की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 डिवाइड बाय √2। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4।